हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फिजिक्स में तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप यहाँ से देख के मोर देन 40-50% तो अपना जो प्रिपरेशन है वो तो डेफिनेटली कवर कर लोगे। और आज हम लोग इस सेशन में कवर कर रहे हैं आखिरी 10-12 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं फिजिक्स के बोर्ड में पूछे हुए टर्म 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और अगर हो सकता तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, अगर हो सके तो। अदरवाइज इसके हिसाब से या इसी के बेसिस पे आपका जो मैराथन होगा वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट मोमेंट पे हम लोग केवल करेंगे स्मार्ट वर्क बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखना चालू कीजिए। मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, आपको पता है, और ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ टर्म 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें करना है। क्लियर? तो 2009 का जो पहला टर्म 2 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपके पास में ये है, आप देख लो इस क्वेश्चन को। आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया है कि ए स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार इज प्रोवाइडेड विथ अ नंबर ऑफ वायर ऑफ डिफरेंट थिकनेस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस। इसके लिए आपको रीजन बताना है। और ये आप समझ गए हो कि ये कहाँ से है, ये साउंड के टॉपिक से है, मतलब साउंड से है, ये वाला चीज़ आपको बताना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जस्ट इसको हटा देते कि ये आपको नहीं पता, पर ये क्वेश्चन आपको पता व्हाट इज मीन्ड बाय द नॉइस पॉल्यूशन, आपको मालूम है। देखो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इतना टाइम निकाल के आपको देखना होगा। अगर आप एक एक स्टेप देख लोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि उस चैप्टर से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर लें, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो व्हाट इज मीन्ड बाय नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। राइट द नेम ऑफ वन सोर्स ऑफ द साउंड दैट कॉज द नॉइस पोल्यूशन, डीजे, ढिक झिक ढिक झिक ढिक झिक ढिक झिक, मालूम है। नेक्स्ट देखो, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज द 4 ओम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स का निकालना है, ये दोनों आपका किस में आ गया, ये दोनों आपका सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, जो नेट निकल के आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, देन सॉल्व करोगे, यहाँ पे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी काफ़ी आसान है, हम लोग जब मैराथन करेंगे जस्ट इसके बाद में तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करा दी जाएंगी। और ये सेशन इसीलिए ताकि आप देख सको किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1000 वॉट टू 100 वोल्ट, कैलकुलेट। अच्छा, 1000 वॉट मतलब उसका पावर दे रखा है और ये उसका पोटेंशियल दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको, मतलब पावर, ये पावर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या होता है, तो आपको पता है P इक्वल टू V²/R होता है। उसके बाद आपको करंट निकालना है। गिव द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर वायर विच मेक इट अनसुटेबल फॉर यूज ऑफ द फ्यूज वायर। अच्छा, कॉपर का ऐसा दो प्रॉपर्टी बता दो जिसके कारण पता हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसमें किसमें, फ्यूज वायर। अच्छा, फ्यूज वायर क्या होता है आपको पता ना, सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, जो ये करता है कि एक्स्ट्रा करंट जो सर्किट में फ्लो करता है उसको फ्लो करने से क्या करता है, वो रोकता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो इसके पास दो प्रॉपर्टी क्या नहीं होगी, ध्यान से सुनो, ये नहीं हो। अब फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, पर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, मतलब करंट को बहुत आसानी से ये क्या कर लेता है, पास कर लेता है। नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड एज ए फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये वाला अगला क्वेश्चन आपके पास में, नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड, ऐसे मटेरियल का आपको नाम बताना है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूज वायर के लिए। ठीक है, आगे सुनिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया, द फिगर बिलो सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मालूम है ना आपको, कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। आपसे इसमें क्या मांगा गया है, इसमें कुछ नहीं, इस फिगर में ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट मांगा जाता है। व्हाट विल बी द पोलरिटी एट द एंड ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे क्या पोल बनेगा ये आपको निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप केवल ये देखो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्शन आपको मांगा गया है, याद रखो करंट के डायरेक्शन से आपका पोलरिटी, पोल निकालना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और हम लोग जब अगले पेपर को देखेंगे तो ये देखेंगे क्या ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, चाहे वो फिगर ये हो चाहे कुछ और फिगर, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे, सजेस्ट अ वे बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रेफर्ड इन द क्वेश्चन में बी इंक्रीज। अब इसमें आप इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हो, तो अब मालूम है आपको, करंट को बढ़ा दें या नंबर ऑफ क्या करें, टर्न बढ़ा दें। तो ये सारी क्वेश्चंस क्या याद करने वाला है, हाँ ये याद करने वाला है कि इसके डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। क्लियर? अब ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू पीसेस ऑफ आइस एडेड टू अ ड्रिंक कूल इट मच फास्टर देन आइस कोल्ड वाटर एडेड टू इट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग पता है बर्फ को क्यों ऐड करते हैं, मतलब वाई डू पीसेस ऑफ आइस एडेड टू अ ड्रिंक कूल। ठीक है, इट मस्ट मच फास्टर देन आइस कोल्ड
वाटर एडेड टू इट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉजिकल पूछा गया है तो कैलोरीमेट्री का, मतलब कैलोरीमेट्री से यहाँ पे पता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होगा। क्यों होगा? अगर इसका आंसर देखना चाहते हो तो हम अभी इसका आंसर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर भी एनालिसिस करना चाहते हो तो इसका आंसर भी एनालिसिस कर लेंगे, पर आपके पास प्री बोर्ड का लास्ट 10 ईयर्स का होगा ही होगा, सॉरी बोर्ड का आखिरी 10 साल का होगा, तो आप वो देख के कर लेना। पर हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा गया, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप है न्यूमेरिकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 ग्राम ऑफ द वाटर एट द 60 डिग्री, 40 ग्राम पानी वो 60 डिग्री पे है, इज पोर्ड इनटू द व्हीसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ द वाटर। भाई किसी बर्तन में डाल रहे हैं जिसमें 50 ग्राम पानी है 20 डिग्री, द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ इतना, कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द व्हीसल। उस व्हीसल का थर्मल कैपेसिटी आपको निकालना है। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी दे रखी है, ठीक है, क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होती है हीट कैपेसिटी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, केवल क्वेश्चन देखते जाओ। गिव 2 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब हैंडल करेंगे तो 2 प्रिकॉशन के बारे में बताओ। वहाँ से रेडिएशन निकलता है तो आपको मालूम है रेडिएशन से बचना है, हाँ। और प्रिकॉशन क्या होगी? हीट एनर्जी वहाँ जनरेट होगी, तो उससे भाई प्रिकॉशंस आपको बताना क्या सावधानी बरतनी है, ठीक है। What is the name given to atom of a substance which has the same atomic number and the different mass number? ये बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है क्लास 7 से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया? आइसोटॉप हो गया। तो ये याद रखने का सवाल है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ से एमसीक्यूज भी रेडी हो रहा है, ये याद रख लो। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सच एटम? उसमें क्या अंतर है, क्या मतलब क्या डिफरेंस है? ऐसे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होंगे उनमें अंतर क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा? चलिए इसके आंसर का भी एनालिसिस। देखो वो जो बर्फ वाला सवाल था उसका ये दे रखा है, आइस एब्जॉर्ब 336 जूल हीट एनर्जी एक्स्ट्रा फ्रॉम द ड्रिंक, मतलब इतनी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा एज कम्पेयर टू आइस कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के कंपेयर, सो इट कूल्स द ड्रिंक मच फास्टर। इसीलिए पता है ठंडा पानी नहीं मिलाते हम लोग, क्या मिला देते हैं? बर्फ मिलाते हैं। क्वेश्चन यही कहा गया कि बर्फ क्यों मिलाते हैं, ठंडा पानी क्यों नहीं मिला लेते हैं? पीने के लिए किसी को शरबत दो, उसमें बर्फ मिलाओ और ठंडा पानी मिला दो, तो बर्फ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि बर्फ क्या करती है, ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये सवाल आपके पास में था कि ये वाला कि क्या क्या प्रिकॉशन आप रखोगे, सावधानी रखोगे रेडियो एक्टिव वाला में, तो यहाँ आंसर दे रखा, पुट लेड लाइंड एप्रॉन्स एंड लेड ग्लोव, मतलब वो पता है अपना कपड़ा लगता वो उस तरह का पहनना, तो वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया हैंडल द मटेरियल विद द लॉन्ग लेड टंग ऑनली, ठीक है, ठीक है। आइसोटॉप के बारे में तो बता ही दिया, डिफरेंट इन द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स ऑनली। आपको पता है आइसोटॉप्स क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगेन बच्चों उसी साल का पेपर है ये 2009 का, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द सोनार इज बेस्ड। अच्छा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग या रेंजिंग। अब सोनार किस पे बेस्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही बेस्ड है। मालूम है आपको सोनार का इस्तेमाल किया जाता है डेप्थ वेप्थ निकालने में, पता है। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो डेट द केयर द डिस्टेंस इको। अच्छा, डिस्टेंस इको मतलब होता है इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कैलकुलेट गोली मारो, कैलकुलेट नहीं करना, सीधा लिख के चले आना। पता है 17.5 क्या होता है? मीटर होता है। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये भी साउंड का है, ये भी साउंड का है। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच enables a person to differentiate between the two sounds with the equal loudness but have the different frequency। loudness अगर इक्वल हो, फ्रिक्वेंसी अगर अलग अलग हो, तो आप उसके किस कैरेक्टरिस्टिक्स से दोनों को पहचानोगे, ये याद रखोगे, किससे पहचानोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। आगे देखिए, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स नेम्ड बाय यू इन वन। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम आपको क्या करना है, बताना है। आंसर यहाँ दे रखा है, आंसर दे रखा है, मेरे पास आंसर दे रखा है। हम आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कितना हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच इनेबल्स अ पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड द फ्रीक्वेंसी बट द प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट। अब यहाँ पे वही चीज़ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया है, ठीक है, सेम मतलब दोनों का जो लाउडनेस है, ठीक है, सेम लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों की लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, पर आपसे बोला गया वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया, तो किस प्रॉपर्टी से आप पहचानोगे, ठीक है। तीसरे नंबर देखो, अ पर्सन इज ट्यूनिंग हिज रेडियो सेट टू द पर्टिकुलर स्टेशन, व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू डू ट्यून इट। अच्छा, क्या करने की कोशिश कर रहा है वो? मान लो 98.4 FM रेडियो हमको सेट करना है, तो हम क्या सेट करेंगे वहाँ पे, आपको पता है, ठीक है। तो आपको पता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग सेट करते हैं ना सुनने के लिए, क्लियर। आगे सुनो, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व इन ट्यूनिंग द रेडियो सेट। अब इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है?
तो जो फिनोमिना हो रहा है वो रेजोनेंस हो रहा है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन द फिनोमिना नेम्ड बाय यू इन द पार्ट 2। अब इस फिनोमिना को आपको बताना है, रेजोनेंस को आपको बताना है, यानी कि रेजोनेंस है क्या। तो ये टॉपिक आपको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखो, ठीक है। टाइम लग जाए लेकिन एनालिसिस कंप्लीट होना चाहिए। साउंड से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, ये देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट ओम्स लो। आप लोग में से शायद कोई बच्चे होंगे जिसको ओम का नियम नहीं पता होगा। ओम का नियम क्या बोलता है, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाई। ओके, डायग्रामेटिकली इलिस्ट्रेट हाउ यू वुड कनेक्ट अ की। अच्छा, डायग्राम वाइज बताना है कि की, बैटरी, वोल्ट मीटर, एमीटर, अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग और रीहोस्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब डायग्राम आपको बना देना, सर्किट बना देना। तो आपको पता है एमीटर को इन सीरीज में लगा लेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा लेंगे। हाँ, बाकी सारा तो क्या होता है, इन सीरीज होता है। अब याद रखोगे, आपको ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ए मीटर का इस्तेमाल करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करने के लिए, क्लियर हो। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस लिए, प्रेजेंस मेजर करने के लिए। बैटरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीडी प्रोवाइड करने के लिए। देखो बच्चों, एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी यहाँ रेडी होता चला जा रहा है। अपना तैयारी इसी तरीके से होना चाहिए, स्मार्ट वर्क के तरीके से। 2 ढाई 3 घंटा जो लग जाए इस एनालिसिस में, लग जाने दो, ठीक है। आपको चाहिए नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ड्रॉ अ नेट एंड लेवल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसी जनरेटर। अच्छा, ये सिलेबस से हटा हुआ है, एसी जनरेटर शायद सिलेबस से हटा हुआ है। अगर नहीं भी हटा हुआ है तो आप कमेंट करके बता देना, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, कि एसी जनरेटर सिलेबस में है कि नहीं है। आई डोंट नो सिलेबस में है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर होगा तो डिस्कस किया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन द जनरेटर। जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है जनरेटर को घुमाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब ये सॉकेट दिया हुआ, आपको बताना है ये कौन सा, 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 ये कौन सा। तो इन सारे का क्या करना है, नाम बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है 1 2 3 4 5 6 में ये क्या होगा। तो मोटा वाला पिन आपको पता अर्थिंग का होता है। अब लाइव वायर यानी कि लीव वायर किधर होगा, उसके बाद आपका न्यूट्रल वायर किधर होगा, तो वो आपको बताना है। आप बनाओ, आप बता दोगे इसको, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे आपसे बोला गया, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीनिंग बताना, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी 50 जूल पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 50 जूल पर सेल्सियस। का मतलब पता है क्या है, मतलब ये है कि इस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 50। आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। द स्पेसिफिक द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस इज इतना। इसका मतलब क्या है ये बताना है आपको। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो इन सारे का मतलब हम लोग तब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे डिटेल। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, कोई बात नहीं है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब भाई जो 2 या 2 से ज़्यादा सामान को हम लोग मिलाते हैं तो उसका क्या मेथड होना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को जब मिलाया जाता है तो एक बॉडी गर्म होगी, एक बॉडी ठंडी होगी। तो गर्म बॉडी अपने से हीट छोड़ेगी, ठंडी बॉडी उसकी हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। वही तो है प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि होगा, पता है क्या होगा ये, कि मतलब हीट का ट्रांसफर होगा अगर हीट अलग अलग लेवल पे है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल समझ लो। नेम द लॉ ऑन विच दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड। अच्छा, ये प्रिंसिपल कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो कन्वर्जन ऑफ हीट, मतलब हीट जो कन्वर्ज करेगी वही, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब हीट जो एक बॉडी से निकलेगी दूसरे बॉडी में जाएगी तो हीट तो लॉस नहीं भाई, हीट नाइदर कैन बी लॉस, मतलब सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी को आप लॉस नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। तो पता है उस साल का जो पेपर है ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर है। अभी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है, और ये एक न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको बोर्ड पे मैराथन क्लास कराएंगे, ठीक है, तो हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ही आपको लेके जाएंगे, ये याद रखोगे। उस समय हम पता है आपके अननेसेसरी टॉपिक से अननेसेसरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, इसलिए इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, उन्हीं को तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। वाई आर द जनरली नॉट एबल टू लीव द मेटेलिक सर्फेस। मतलब ये पता है मेटेलिक सर्फेस को दे जनरली नॉट एबल टू लीव, मतलब ये आसानी से नहीं छोड़ते हैं, तो क्या कारण है, ठीक है।
आगे सुनो यहाँ पे क्या, तो मेन बात पता है क्या, तो वहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो अट्रैक्शन भी होता है ठीक, बट कुछ रिपल्सन भी होता है। तो यहाँ पे आपसे नॉर्मली बोला गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, ठीक है, बट उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो मेटल के सरफेस को क्या करें, छोड़ दें। भाई कोई इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस को तभी छोड़ेगा ना जब उसको हम एनर्जी देंगे, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, मतलब लैक ऑफ एनर्जी होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। सजेस्ट वन वे बाय विच दीज इलेक्ट्रॉन्स कुड बी मेड टू लीव द मेटल सरफेस। आप एक मेथड को बताओ, गर्म कर दो, आप उस पर लाइट मार दो, आप कुछ भी करो, उससे वो क्या होगा, छोड़ देगा। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इन कैथोड रे ट्यूब वाइज, ये भी टॉपिक सिलेबस में नहीं है, पर हमने डिस्कस कर लिया, ये भी टॉपिक सिलेबस में नहीं, पर ये टॉपिक सिलेबस में है। कैसे, देख लो, कॉपी एंड कंप्लीट द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एलिमेंट ये है, अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं तो वो x1 बनता है, तो अल्फा पार्टिकल अगर उससे निकलता है तो मास में कितने का चेंज आता है, एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज आता है। और इससे अगर एक गामा पार्टिकल निकलता है तो मास में कितने का चेंज आता है, एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज आता है। और इससे अगर बीटा निकलता है तो कितना, अच्छा गामा निकलने के बाद कोई चेंज नहीं आता, ये याद रखोगे। बीटा निकलता तो कितने का चेंज आता, वो यहाँ से पूछा गया। आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पिनेट्रेटिंग है, कहने का मतलब है पता है कौन सबसे ज़्यादा चीरने फाड़ने वाला है, कौन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको पता है गामा। विच रेडिएशंस आर नेगेटिवली चार्ज, कौन सा रेडिएशन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो आपको पता है बीटा। बीटा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए पता है ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ डेविएट करेगा। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव फील्ड की तरफ डेविएट करेगा। गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए किसी भी फील्ड में ये डेविएट नहीं करेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। यहाँ से एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी बन रहा है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कंप्लीट एनालिसिस आपका देखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, टर्म 2 से रिलेटेड, मतलब इस साल टर्म 2 का जो पोर्शन है वो यही है, आपको इससे रिलेटेड पूछा हुआ, आपका देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन लाइट वेव एंड द साउंड वेव। लाइट वेव और साउंड वेव में दो डिफरेंस क्या है, ये तो आपको पता है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, फलना वलना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको मालूम है ये सारी चीज़ें, हाँ काफ़ी पहले का पोर्सन है। टू वेव ऑफ द सेम पिच हैव द एम्पलीट्यूड इन द रेशियो इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर द लाउडनेस, लाउडनेस का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो होगी वो क्या होगी। ये सवाल भी पता है साउंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये जो सवाल है ना ये साउंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से पता है, क्लियर हो, पर स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये होता है कि आप एक बार सब कुछ देख लो बहुत अच्छे से, कहाँ फील्ड कैसा सेट है कैसा नहीं, आईसीएससी ने पिछले 10 साल में कहाँ कैसा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, कंप्लीट एनालिसिस आप इसको देखते जाओ। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर। डीसी मोटर और एसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है, ये तो है नहीं सिलेबस में, फिर भी आपको पता है। मोटर पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, डीसी में डीसी करंट का इस्तेमाल होता है, एसी में आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट आपको मिलता है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग इन सारी चीज़ों का आप यूज कर लोगे डिफरेंस करने में। देखो ये 6 रेजिस्टेंस यहाँ पे हम आपको बताएं, 1 2 3, ये तीनों सीरीज में है, इसको खोल देंगे इधर, इसको खोल देंगे इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में आ जाएगा, इक्विवेलेंट निकाल लोगे, फिर जो आएगा वो तीनों सीरीज में आएगा। तो इसको हम लोग करेंगे, डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग बोर्ड पे लेके जाएंगे, सो टेंशन नहीं लो। आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर से ध्यान से सुनो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो एक बार ये कमेंट कर देना कि हाँ सर आपका एफर्ट अच्छा है और मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर करने के लिए हम कभी जल्दी से बोलते नहीं हैं। आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास ये है, ए डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर 12 वोल्ट एसी टू इतना वोल्ट एसी, ठीक है, मतलब आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं इतना वोल्ट, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है ये डिवाइस क्या है, ट्रांसफार्मर। सिलेबस में नहीं है फिर भी बता दिए। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इट द वर्क, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। विच मटेरियल इन द कैलोरीमीटर, अच्छा ये देखो कैलोरीमीटर से है, ठीक है, कॉमनली मेड ऑफ, भाई जो कैलोरीमीटर होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। जब कैलोरीमेट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा, इसका जवाब आप दे देना। गिव वन रीजन फॉर यूजिंग दिस मटेरियल, इस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या एक कारण है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखोगे। नेम ए मेटल दैट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन इम्यूनिट, अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये वाला टॉपिक है नहीं, तो टेंशन मत लो, पर हाँ ये आपको पता है, ध्यान से सुनो। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंज, अब ये न्यूक्लियर चेंज है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, क्लियर। हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनो। ये दिया हुआ सोडियम 1124, ये सोडियम का आइसोटॉप है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, और यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें बतानी है, ठीक है। आगे
ये यूरेनियम है 92 238। अगेन ये न्यूक्लियर रिएक्शन में पता है थोरियम में कन्वर्ट होता है। डैश यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है, और एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है इस चैप्टर से, ये रिएक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आपको करना होगा विच रेडियो एक्टिव प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज। सबसे ज़्यादा कौन बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस करता है, तो सबको पता है गामा रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज। तो गामा रेडिएशन के बारे में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है गामा रेडिएशन ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है। गामा रेडिएशन का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पिनिट्रेट करती है, मतलब चिरती फाड़ती है, ठीक है। इसके पास बहुत कम मास होता है, ना के बराबर जिसको बोल सकते हो चार्ज फार जिसके पास नहीं होता है, आपको मालूम है। आगे देखो, what happens to the atomic number of the element when the radiation named by you in the part above are emitted। मतलब यहाँ पे जो रेडिएशन है, ठीक है, मतलब इस रेडिएशन की बात की गई गामा, अगर उससे निकाल दें तो वहाँ पे क्या बोला कि एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा। तो आपको मालूम है गामा रेडिएशन अनचार्ज होती है, कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर उसको किसी से निकालते हैं तो ना मास पे कोई अंतर आता है ना चार्ज वार्ज पे कोई अंतर आता है, मतलब एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ये आंसर दे रखा है, तो आंसर आप पढ़ के समझ जाओगे, नहीं तो हमको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, हम केवल आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहे हैं कंप्लीट कि कितने इंपॉर्टेंट है और कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो अगला यहाँ पे पूछा नहीं गया है, बस हम निकालते हैं क्वेश्चन, आप वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास में, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम इफ अ करंट ऑफ इतना। आपको हीट निकालना टाइम। अच्छा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, देखो जूल का हीटिंग इफेक्ट क्या बता रहा था, करंट को डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट होती है वो होती है I²RT। तो उससे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बन के आ रहा है। परेशान बिल्कुल भी मत हो बच्चों, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि ये जितना भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है, स्पेशली करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और जो कैलोरीमेट्री है, इसको हम कवर करा लेंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप बस यहाँ पे फोकस करो कि क्वेश्चंस कितने आसान है कितने कॉम्प्लिकेटेड है। ये 2010 का है। देखो ए सब्सटेंस है नियरली जीरो रेजिस्टेंस, और जीरो रेजिस्टेंस है मतलब सुपर कंडक्टर है, एट द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन व्हाट इज सच द सब्सटेंस कॉल्ड। लो हमने आंसर भी बता दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। स्टेट एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, यही तो सवाल है, कौन सा फैक्टर पे। तो आपको पता है रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, दो ही मांगा गया ना। अब यहाँ पे देखो ये मांगा गया 1 2 3 1 2, ये दोनों पता है पैरेलल में है, ये दोनों, ये तीनों पता है किस में है, पैरेलल में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट, फिर ये दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। मतलब सब पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, कोई बात नहीं। आपसे पहला तो मांगा गया टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर निकालना है टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बस देखते जाओ बच्चों, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम तो आपको सीधा बता देंगे, पर आप एक बार देख ये लो, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी क्या होंगे, तैयार होंगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले भी देख के आए थे, डिफाइन करना था, फिर यहाँ पे देख के आए। डिफाइन करने का मतलब वही तो आपसे जो पूछा था, उसका मतलब क्या होता है। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब वही है डिफाइन, डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ही तो है, ठीक है। नेम द लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस लिक्विड का नाम बताओ जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगेन ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको वो टेबल देखना होगा, ठीक है। नेम टू फैक्टर ऑन विच द हीट एब्जॉर्ब और हीट गिवन आउट बाय, मतलब कोई बॉडी हीट कितना लेगा कितना छोड़ेगा, ये किस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया है, मतलब देख लो कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बताएं, पता है एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द टू बॉडी ए एंड बी, द सब्सटेंस ए सो द ग्रेटर राइज इन द टेम्परेचर। ए बहुत तेजी से बढ़ गया, व्हाट कैन यू से। अब आप हीट कैपेसिटी के बारे में बताओ। ए का टेम्परेचर अगर आसानी से बढ़ गया है, इसका मतलब उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, समझाया हुआ है। हाँ, मेरे साथ जो बच्चे पता है जूम पे मीटिंग किए थे, उनको बहुत अच्छे से ये टॉपिक पता होगा। अदरवाइज जूम तो खैर बर्बाद ही कर दिया, मुझे क्या बताएं, एप्लीकेशन को बीमारी लग गई, लेकिन कोई बात नहीं। व्हाट एनर्जी चेंज वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन अंडरगो अ चेंज इन द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर चेंज होगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, अ चेंज इन इट्स स्टेट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। स्टेट चेंज होगा तब मॉलिक्यूल में क्या होगा, ठीक है। और एक ये न्यूमेरिकल दे रखा, और ये जो न्यूमेरिकल दे रखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे ही पहले का भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आगे क्वेश्चन देखिए। देखो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस विच हैव द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। आप ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताओ जिसके पास जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा,
रेडिएशन के बारे में बात किया गया ना, तो रेडिएशन का मतलब अब किसके पास कम है, अल्फा बीटा गामा किसके पास कम है, वो चीज़ आपसे पूछा गया है। क्लियर, तो बता दोगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। गिव वन यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप। अच्छा, रेडियो आइसोटॉप का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पता है, ऐसी है ना जो पता है आप क्विक रिकेप कर सकते हो। रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, मालूम है आपको। व्हाट इज मीन्ड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, ये नया टर्म निकल के आ रहा है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ये एक स्ट्रेट वायर आपको दे रखा है और यहाँ पे मांगा गया ड्रॉ एरो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये थंब रूल से निकालोगे ना, थंब रूल से मतलब डायरेक्शन ऐसा बनेगा, ठीक है। नेम द लॉ विच हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालने के लिए थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल याद है। स्टेट द टू वे बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। कैसे बढ़ा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ा के या नंबर ऑफ टर्न और लूप बढ़ा के। आगे देखो, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द, ये क्या लिखा हुआ, आर्मेचर ऑफ अ इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है, आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल सिलेबस में नहीं है, और अगर है भी तो याद रखो किस मटेरियल का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। गिव अ रीजन, और उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा आंसर आप दे रखा, आप पढ़ सकते हो। आर्मेचर जो बनाते हैं वो आयरन का बनाते हैं। क्लियर है। आगे देखो, इसका आंसर आपको दे रखा है बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, तो इसको पढ़ के आप एक बार क्विक रिकेप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल आपको क्वेश्चन का एनालिसिस कराते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2011 की तरफ। 2011 में पूछा हुआ जो हमारे पास में टर्म 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो, कहा गया है व्हेन acoustic resonance take place a loud sound is heard, why does it happens, explain। ठीक है, रेजोनेंस से रिलेटेड ये सवाल रिपीट हुआ है फिर से, मतलब रेजोनेंस का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, आप समझो रेजोनेंस आपके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। अब ये आप, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पूछा गया है, रेजोनेंस पहले भी पूछा गया है, तो आप ये कोरिलेट कर पाए ना कि रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। ये मतलब है स्मार्ट वर्क करने का कि उस चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ोगे कौन सा नहीं पढ़ोगे, अगर सिलेबस में है तो। आगे देखो, 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन आउट नोट एट द फ्रीक्वेंसी लिस्टेड ब्लू। देखो, फ्लूट है 400 हर्ट्ज पे, गिटार है 200 हर्ट्ज पे, उसके बाद है ट्रम्पेट है 500 हर्ट्ज पे। विच वन ऑफ दिस हैज द हाईएस्ट पिच। पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है उस हिसाब से आप चेक कर लोगे। क्लियर। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द इतना रेजोनेट, रेजोनेट 288 हर्ज, इतना इतना इतना, ठीक है, गोली मारो, रेजोनेंस का टॉपिक है, ठीक है। 2 बल्ब आर मार्क्ड इतना इतना एंड इतना इतना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर, द रेजिस्टेंस का रेशियो आपको निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना, देन इसका रेजिस्टेंस निकालना है, समझ गए। आगे देखो, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द इंसुलेशन ऑन द अर्थ वायर। अच्छा, अर्थ वायर का कलर कोड क्या है, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। अर्थ वायर पहले किस कलर का होता था, अब किस कलर का, 2 है, मतलब पहले हम किस कलर का इस्तेमाल करते थे, अब किस कलर का इस्तेमाल करते, तो आप चाहो दोनों मेंशन कर लो, या जो अब करंट इस्तेमाल करते हो उसके लिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ द करंट एंड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर भी और आर के टर्म में, तो भी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर होगा, यही ना पावर का फॉर्मूला आपको पता है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ये दोनों सीरीज में है, एक हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में एक हो जाएगा, और ये तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप समझ पा रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप देख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हमारे पास में ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मांगा गया है, ठीक है। आगे सुनिए, यही काम है, यही काम है आपका, यही काम बच गया। जी हाँ, हमारा यही काम बच गया, आपको ये बताने का कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेंगे आप देख लो, तो आप बोलोगे मैं नहीं देखता सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर। हमारे पास है, डोंट टेक टेंशन। डिफाइन कैलोरीमेट्री है ना, कैलोरीमेट्री के टॉपिक में ही आपको बताया गया, कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन आपको बताना है। सो सिंपल, व्हाट इज मीन्ड बाय द एनर्जी डिग्रेशन, ठीक है, लूज होना, ओके, कम होना। 2 ग्राम ऑफ द हॉट वाटर। अच्छा, ये सवाल भी रिपीट हो गया एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स, ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल द डैश नंबर रिमेन्स द सेम। कौन सा नंबर सेम रहता है बच्चों, ये मालूम है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, कि वो एनर्जी जिस एनर्जी जो एनर्जी आप किसी उसको देते हो, ठीक, केमिस्ट्री में याद है, नहीं पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आप देते हो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बोलते थे। फिजिक्स में कुछ और बोलते होंगे। क्लियर। जी नहीं सर, फिजिक्स में तो वही बोलते हैं, ठीक है।
इस सेक्शन से इधर तो नहीं है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्लियर? क्वेश्चन देखना आपका काम है, दिखाना मेरा काम है, हाँ समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। मैराथन इसके बाद आएगी, पहले इसको देख लो, एक एक टॉपिक देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझसे बोलना नहीं बाद में कि सर आपने क्या किया। हाँ, नेम द टाइप ऑफ वेव विच आर यूज्ड फॉर साउंड रैंकिंग। सोनार, अरे साउंड रैंकिंग देखो, यहाँ सोनार नहीं बोला गया बच्चों, साउंड रैंकिंग बोला गया। मतलब अब मतलब ये खिलवाड़ हो गया, पता है क्या? अब बच्चे को पता नहीं साउंड रैंकिंग क्या होता है, तो याद रखो सोनार को ही साउंड रैंकिंग बोलते हैं। उसमें कौन से वेव का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। वाई आर दिस वेव मेंशन इन एबव नॉट ऑडिबल? क्यों? क्योंकि ये 20 हर्ज नहीं, हम लोग कितना से कितना तक सुनते हैं पता है ना? हमारे पता है ऑडिबल रेंज से ये बाहर होता है। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग कितना सुनते हैं आपको मालूम है ना? 20 हर्ज से लेके कितने हर्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, बस ये उससे बाहर होता है। गिव वन यूज ऑफ द साउंड रैंकिंग, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सोनार का पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद होगा आपको। नहीं याद है तो पीछे चले जाओ, आप याद करो, वहाँ पे मैंने बताया था इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, समुद्र की गहराई गहराई में होता है। क्लियर? आगे देखो, ए मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल प्रोड्यूस द साउंड एंड द रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड। कैलकुलेट द टाइम, टाइम निकालना। विल द मैन बी एबल द डिस्टेंस इको, क्या वो इको सुन पाएगा? गिव अ रीजन, आपको ये रीजन देना है। इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.5 मीटर चाहिए। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? ये बच्चा तो 25 मीटर पे है। क्या ये सुन पाएगा? कमेंट कर लेना, आगे सुन लो। नेम टू सेफ्टी डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द लीव वायर ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, क्या क्या सेफ्टी डिवाइस आप कनेक्ट करते हो? फ्यूज, एक तो फ्यूज कर लेते हो, दूसरा एमसीबीज कर लेते हो, मेन फ्यूज कर लेते हो, ढेर कुछ कर लेते हो। ये सारे क्वेश्चंस पता है ऑरली हो जाएंगे, ऐसे ही, आपको टेंशन नहीं लेना है। गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस टू डिवाइस, इन दोनों डिवाइस का पता है इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ, क्या कामकाज है, धंधा है, ये बताना है आपको। चलो बता लेना, ठीक है? आगे सुनो। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट फॉर द ओमिक रजिस्टर। अब कैसा होगा? ओमिक रजिस्टर के लिए सीधा बनता है, याद है, V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है ये सीधा बनता है। हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ, से कैसे निकाल सकते हो? ठीक है। व्हाट इज अ नॉन ओमिक रजिस्टर, मतलब ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। अच्छा, ओम्स लॉ ही तो था ना, ओम्स लॉ से ही तो निकल के आ रहा है ओमिक रजिस्टर और नॉन ओमिक रजिस्टर। भाई वो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर ले, वो जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करे, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। क्लियर? आगे सुनो, यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड इतना इतना, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द कॉन्वे, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है? अच्छा, हाउ मच करंट विल बी द बल्ब, यही यही सवाल यहाँ पे है। ठीक है, इफ कनेक्टेड टू द, अगर इसको 250 वोल्ट से जोड़ के रखें तो बल्ब कितना करंट लेगा, ये इसी का ये सवाल है। अब यहाँ पे देखो 3 रजिस्टर दिया हुआ है, ये दोनों पता पैरेलल में, ये उसके साथ में सीरीज में हो जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लोगे। एक सवाल आपसे बोला गया, व्हाट इज द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर, 8 ओम का जो रजिस्टर है इससे करंट कितना पास होगा। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 और 12, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज द करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, मतलब एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिल गया इस टाइप का। हाँ, यही तो आपको चेक करना है, कितने टाइप्स का। कैलोरीमेट्री में जो न्यूमेरिकल्स मिल रहा है ये कंटिन्यू 2-3 मतलब साल से एक जैसा पूछा गया है, पर इसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल अभी मिला। अभी तक तो क्या पूछा गया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो इसमें भी निकालना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये याद रख लो। हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप में से बहुत बच्चे होंगे कि इसको देख के छोड़ दोगे, सर बोर्ड पे नहीं आए, सर बोर्ड पे कैसे आएंगे, किताब बोर्ड पे लेके जाएंगे? जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, ठीक है? ये वक्त क्या है? ये वक्त सत्तू पी के झाड़ देने का है। ओके, याद रखो, पेपर फाड़ देने का है, और क्या करने का है? तैयारी अच्छे से करने का है। मर्जी आपकी, हमें कोई मतलब नहीं है, जिंदगी तुम्हारी है, ठीक है? जीना तुम्हें है। बढ़ते हैं आगे, बकवास कम करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द वेदर बिकम वेरी कोल्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म। हाय रे, क्या बोल दिए हम, मतलब भाड़ में जाने वाली जब आंधी तूफान आ जाए तो उसके बाद मौसम ठंडा होता है। जी ये वो हेल नहीं है, हेल का मतलब हो रहा है यहाँ पता है, वो ओलावृष्टि, बर्फ़ वर्फ जब गिरता है तो उसके बाद मौसम ठंडा क्यों हो जाता है? बर्फ़ का जो एब्जॉर्ब करने का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो एनवायरनमेंट से पता है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और मेल्ट हो जाती है। तो पता है होती क्या है? होती ये है कि मौसम ठंडा हो जाता है। वट हैपन्स टू द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस व्हेन द हीट सप्लाइड कॉजेज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। भैया जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो तो क्या होगा? आपको पता है टेम्परेचर नहीं चेंज हो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे स्टेट चेंज होगा ना।
अच्छा, वेन 1 ग्राम ऑफ द आइस एट द 0 डिग्री मेल्ट टू द फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द वाटर, इतना देन लेटेंट हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस और गिवन आउट बाय इट। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट का ही सवाल है। ठीक है बच्चों, सवाल केवल देखते जाओ। गिव वन एग्जाम्पल वेयर द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज यूज एज द हीट रिजर्वियर। कहाँ पे करते हैं इसका हीट रिजर्व करने के लिए। गिव वन एग्जाम्पल वेयर द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पज। कूलिंग पर्पज के लिए कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मालूम है, रेडिएटर में। ओके, कई बार बताया हुआ है। 250 ग्राम ऑफ द, ये न्यूमेरिकल, हाँ ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल ये आपसे कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ द आइस, न्यूमेरिकल है, क्लियर। ये न्यूमेरिकल वही सेम टाइप का न्यूमेरिकल कंटिन्यू पूछा गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है। स्टेट टू प्रॉपर्टी विच अ सब्सटेंस शुड पोसेसेस व्हेन यूज्ड एट द थर्मो, अच्छा ये थर्मोआयनिक इमिशन वाला टॉपिक है नहीं सिलेबस में, उस समय था अब नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम न्यूट्रल एंड बिकम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज अ रेयर गैस। हीलियम के बारे में बात हो रही है ना, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि जो अल्फा है वो हीलियम का ही तो पॉजिटिव न्यूक्लियस टाइप का कुछ है ना। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या ही बताओगे, आसान है। वट हैपन्स इनसाइड द न्यूक्लियस देन कॉज द इमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल, अगर निकल जाए तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलने पे क्या चेंज होता है आपको मालूम है। एक्सप्रेस द अबव चेंज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के टर्म में आपको बताना, मतलब ऐसे बताना एक्स है उससे बीटा पार्टिकल निकाल लिए तो घंटा क्या बन रहा है वो बताना आपको। नेम अ डिवाइस विच इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द विजुअल सिग्नल। वाओ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में, ये टॉपिक भी आई थिंक नहीं है सिलेबस में, ठीक है। आगे सुनो, द न्यूक्लियस इतना इमिट एंड द अल्फा पार्टिकल इन द फॉर्म द वाई रिप्रेजेंट, अब ये बताना है आपको, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास में कितने का चेंज होता है और चार्ज में कितने का चेंज होता है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ सब दे रखा है, आप देख लो, हम बता रहे हैं आपको, क्लियर। देखो, what change will take place in the mass number and the atomic number of the nucleus y if it the emit गामा, अगर रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा, गामा रेडिएशन निकलने पे कुछ नहीं होता, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, जो मास नंबर पहले था वही मास नंबर रहेगा, जो एटॉमिक नंबर पहले था वही एटॉमिक नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, आगे बढ़ते हैं। अगला नहीं, नेक्स्ट हम आ रहे हैं 2012 की तरफ। ओके, 2012 में देखते हैं हमारे पास में कहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है टर्म 2 से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये वाला, एक तो ये वाला है सबसे पहले, इसको हम मार्क नहीं किए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगेन देख लो, ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये वाला पहले कैलकुलेट कर लेंगे फिर इसके साथ सीरीज में, मतलब सोच के देखो। पता है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हर साल पूछ लिया गया, उस न्यूमेरिकल में भी आपको निकालना होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे विच व्हाट इज एन एसी जनरेटर और डायनेमो यूज्ड फॉर, किस, अरे जनरेटर और डायनेमो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बताने की जरूरत नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो क्या है। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाओ, फेवरेट क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। अब ये जो सवाल आपके पास में निकल के आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब ये जो टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल्स केवल देखना है अपने को कि ये जो न्यूमेरिकल्स है कितने तरह का, आप बोलो तो एक सिंगल वीडियो में सारा न्यूमेरिकल बना दें, आप बोलो तो पता है मैराथन क्लास में न्यूमेरिकल बना दें, आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे चलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चलेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द गामा रेडिएशन इन द एयर, भाई लाइट की स्पीड से चलती है, सबको पता है। नेम अ मटेरियल विच एग्जिबिटेड फ्लोरेसेंस व्हेन कैथोड रे फॉल्स, भाई किस मटेरियल, एक मटेरियल का नाम बताओ, जब उस पर पता है कैथोड रे डालेंगे तो वो पता है, फ्लोरेसेंस का मतलब पता है क्या होता है, वो पता है कि इफेक्ट होता है एक तरह का, बढ़िया शानदार। गिव एनी टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन, अब इसका आपको इंपॉर्टेंट सोर्स बताना है कि बैकग्राउंड रेडिएशन कहाँ से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पता है रिपीट किया हुआ है, पीछे दिखा चुके हैं हम आपको, बैकग्राउंड रेडिएशन रिपीट किया हुआ है, मतलब एक बार आपको झांक लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि रिपीट किया हुआ उसको कॉपी में नोट कर लो, आपको उसको देखना है। देखो, व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथी बार या तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है। स्टेट टू वे इन विच द रेजोनेंस डिफर फ्रॉम द फोर्स वाइब्रेशन, दो तरीका बताओ, ये इससे क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए। ए मैन स्टैंडिंग बिटवीन द टू क्लिप प्रोड्यूस द साउंड एंड हियर्स टू सक्सेसिव इकोज एट द इतना इतना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, के बीच का डिस्टेंस निकालना है वगैरह वगैरह, मतलब इको से रिलेटेड एक टॉपिक और है। तो मतलब साउंड से रिलेटेड क्या टॉपिक आ रहा है पता है, रेजोनेंस तो पूछा ही गया है, इको से भी क्वेश्चन आ ही रहा है, और एक वो प्रॉपर्टी पिच वाली, ठीक है, पिच वाली, लाउडनेस वाली, ये वाली प्रॉपर्टी, बाकी साउंड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टॉपिक्स है तो
अगर नहीं है तो अलग बात है। तो याद रखो, टॉपिक्स देखना आपका काम है, हम ये क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। कहा गया इस डायग्राम के बारे में आपसे बोला गया, नेम द टाइप ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग, मतलब ये फिगर आपको दे रखा है, आपसे बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सुनिए, चलिए एक सवाल यहाँ पे है, बोला क्या, ए सेल इज sending current in an external circuit, how does the terminal voltage compare with the EMF of the cell, टर्मिनल वोल्टेज को EMF ऑफ द सेल से कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द फ्यूज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी ये क्वेश्चन आपको दिमाग खराब नहीं करना है कि फ्यूज का क्या काम है, तो फ्यूज का काम आप सबको पता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूज वायर, फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है मालूम है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन द फ्लो, जो आई आर टी, आई स्क्वायर आर टी, याद आ गया ना, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, एट व्हाट वोल्टेज इन द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई टू द वोल्ट, 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है ना, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला। हाउ शुड द इलेक्ट्रिकल लैम्प इन अ बिल्डिंग बी कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकल लैम्प किसी बिल्डिंग में जो होता है ना उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में। अब ये बताया गया, ये न्यूमेरिकल से, अगेन आपसे क्या बोला गया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल करंट, और ये वाला, मतलब ये न्यूमेरिकल्स दूसरी बार रिपीट हुआ है इस साल, और ये 2012 का है, ठीक है, इस साल मतलब ये अगले साल का पेपर है, ये दूसरी बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है, ओके। तो देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार हो गया, मतलब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं। अगला देखो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय अ हॉट बॉडी। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। Some heat is provided to the body to raise its temperature by इतना डिग्री, what will be the corresponding rise in the temperature of the body as shown on the Kelvin scale, मतलब इसको केल्विन स्केल पे आपको कन्वर्ट कर लेना है, क्लियर हो। वट, अच्छा आपको सेल्सियस और केल्विन स्केल का जो रिलेशन है वो मालूम होगा, आप आसानी से क्या कर लोगे, बता लोगे, ठीक। लेकिन यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग बोला गया है, ठीक है, आगे सुनो। What happens to the average kinetic energy of the molecule as ice melt at the 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलेगी तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे पूछा गया है। ये दोनों न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये तो आपका एक क्वेश्चन दिया गया, ड्रॉ है टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द चेंज इन द फेस लेवल द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर द ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह का जो सवाल है ये पीछे भी पूछा गया, और फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है, खैर सवाल तो हम लोग करेंगे ताबड़तोड़, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके पास यहाँ पे है, सवाल नहीं इसको क्वेश्चन ही बोलो। द डायग्राम शोज अ करंट कैरिंग लूप और द सर्कुलर कॉइल पासिंग थ्रू द सीट ऑफ द कार्डबोर्ड। आपसे क्या मांगा गया, कॉपी द डायग्राम आपको करना है, उसके बाद में शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आपको करंट का डायरेक्शन निकालना, मतलब इसमें पूछा गया ना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया ड्रॉ द पैटर्न, आपको बनाना है अरेंजमेंट का, ठीक है, अगर आयरन फिलिंग वहाँ पे डाले व्हेन करंट इज पास थ्रू द लूप्स, ठीक है। अगला देखो, अच्छा करंट का डायरेक्शन तो आपको पता है, करंट इस डायरेक्शन से पास करेगी, उसके बाद आपको आयरन फिलिंग का लूप ये बनाना है, पैटर्न बनाना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपको पैटर्न बनाना है। उसके बाद आपसे पूछा गया ड्रॉ सिंप्लीफाइड लेवल डायग्राम ऑफ द हॉट कैटो, ये तो है नहीं सिलेबस में, टेंशन मत लो, पर ये है अ सर्टेन न्यूक्लियस एक्स हैज अ मास नंबर 14 एंड द एटॉमिक नंबर 6, यानी कि कार्बन का ये आइसोटोप हो गया। द न्यूक्लियस एक्स चेंज टू Y7 और 14 आफ्टर द लॉस ऑफ द पार्टिकल। अब ये बताओ, यहाँ पे पता है न्यूट्रॉन तो सेम है, सॉरी मास नंबर क्या है, सेम है, पर यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या निकला है और क्या नहीं निकला है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है रिप्रेजेंट द चेंज इन द फॉर्म द इक्वेशन, ठीक है, क्लियर, आगे सुन लो। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, बताने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक। इसका आंसर देखो यहाँ दे रखा है, मतलब ये सवाल वही है, पता है आपको क्या, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना है, ये आप समझ गए ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या करना बताना है, ठीक। आगे देखो, अब हम आते हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर पे। हमने 2009 का किया, 10 का किया, 11, 12 का किया, 4 साल किया। अब अभी इस 4 साल में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। सबसे पहले ये वाला है, अ बकेट कीप्ड अंडर द रनिंग टैप इज गेटिंग फील्ड विद द वाटर, ये साउंड से क्वेश्चन है। अ पर्सन सिटिंग एट द डिस्टेंस, दूर बैठा हुआ आदमी को कैसे पता चलेगा कि बाल्टी भर गई है, क्योंकि जब
बाल्टी खाली रहती है तो उस समय जो आवाज़ आता है, जब बाल्टी भरती है उस समय जो आवाज़ आता है, दोनों में डिफरेंस है। आप दूर बैठ के बता दोगे कि बाल्टी भर गई है, ठीक है। अ साउंड मेड ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक टेक द 3 सेकेंड टू रीच अ बोटमैन। 3 सेकंड लगता है बोटमैन तक पहुंचने में आपसे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, ये तो आसान आसान न्यूमेरिकल है। अब ये देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो यहाँ से बन ही रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। कितना मुश्किल है फिजिक्स करना। जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत मुश्किल लग रहा है वो ये वीडियो देखें, उनको समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल और कितना मुश्किल नहीं है। बस इसलिए हम पता है यहाँ पे अपना टाइम आपके लिए निकाले हैं ताकि आप देखो। डिफाइन द टर्म हीट कैपेसिटी, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, अब ये बच्चों को पता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, अच्छा ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी पूछा हुआ है सेम। देखो विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन कॉज द सर्व जेनेटिकल डिसऑर्डर, कौन, गामा। अच्छा आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट होगा, तो अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा, कौन नहीं होगा, तो गामा नहीं होगा, ठीक है। मालूम है ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बना लोगे। मतलब x से अगर बीटा निकलेगा तो x1 बना, तो बीटा निकालने में क्या चेंज होगा, यहाँ पे निकला अल्फा, अल्फा निकालने पे ये बना, फिर अल्फा निकल गया तो ये बन गया, तो आपको बताना है यहाँ पे। क्लियर, ये सब आपको दे रखा, व्हाट इज द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ x, ठीक है। करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आप टेंशन मत लो, केवल क्वेश्चंस को देखते जाओ। आगे यहाँ नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द सोनार, सोनार से अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। साउंड में सोनार से है, रेजोनेंस से है, याद रखो, प्रॉपर्टीज से है, देख लिए। एंड ऑब्जर्वर स्टैंड द सर्टेन डिस्टेंस, अगेन ये एक न्यूमेरिकल वहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, साउंड का ही है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ओवर द माउथ ऑफ द ब्यूरेट फील्ड विद द वाटर द टैप ऑफ द, ठीक है। ये है पता है क्या, यहाँ पे आपसे नेम द फिनोमिना आपसे पूछा गया, उस फिनोमिना का नाम क्या है। वाई डज द साउंड बिकम वेरी लाउड फॉर दिस द, ठीक है, ये भी पता है, उसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन्ड बाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होता है, तो ये आपको मालूम है एम्पलीट्यूड, ये हो गया। ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में वो कितना चक्कर गया, साइकिल लगा रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार आर प्रोवाइडेड विद द होलो बॉक्स, उसमें होलो क्यों, मतलब अगेन तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही तो सवाल है, ठीक है। देख लो साउंड से क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन द आइस इन अ फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्टिंग, वही क्वेश्चन था जो हेलस्टॉर्म वाला था, नहीं बताया मैंने। वो भाड़ गिर रही है, कहने का मतलब पता है, वो बर्फबारी हो रही है तो मौसम अचानक ठंडा हो गया, बर्फ गिरती है तो पिघलती है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पिघल रही है, ठीक है। हाउ इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे इन रिलेशन आप बता दो जो दोनों का फॉर्मूला होता है। वाई डज अ बोतल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक कूल फास्टर व्हेन सराउंडिंग बाय आइस क्यूब्स देन बाय द आइस, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। और ये न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, नहीं ये न्यूमेरिकल नहीं, ये तो आपसे पूछा गया है कि विच मटेरियल है द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल्स वही न्यूमेरिकल्स है जो पिछले 3-4 कंटिन्यू एक जैसा पूछा जा रहा है, तो यानी कि इस साल भी संभावना बनती है, आप देखते जाओ केवल। एक क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में यहाँ निकल के आ रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मेरे पास प्रिंट नहीं है, लेकिन फिर भी फिल कर लेते हैं। ओम्स लॉ अगेन पूछा हुआ सवाल है। ए मेटल वायर रेजिस्टेंस इतना इज स्ट्रेच टू डेट द लेंथ इज इंक्रीज द ट्वाइस, अच्छा लेंथ बढ़ा देंगे, डबल कर दें तो उसका बोला कि कैलकुलेट द नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो लेंथ बढ़ने पे पता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल गैजेट कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स यूजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मेंशन एनी टू ऑफ दिस द, भाई उसको झटका लग गया, क्यों झटका लगा, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे, उसके बारे में बताओ। झटका लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है, हाँ पहला है फॉल्ट है, दूसरा पता है क्या अर्थिंग, अब अर्थिंग सही तरीके से नहीं हुआ तो वो चीज़ आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये देखो आपसे यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर आर, इसके आर के बारे में बताना है, और यहाँ पे कुछ दे रखा था ये क्वेश्चन, आर के बारे में हम कैसे बताएंगे, आर के बारे में हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे मेरे पास में ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है, ठीक। तो खैर निकल जाएगा ये भी, ये दोनों सीरीज में है, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ दिया होगा तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देख लो, ये भी है सिलेबस में, ये नहीं है, कैथोड रे ट्यूब तो नहीं है। व्हाट इज मीन्ड बाय द रेडियो एक्टिविटी, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द न्यूक्लियर वेस्ट, क्या है आपको मालूम है। सजेस्ट वन इफेक्टिव वे फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट,
एक मेथड आप बता दो जिससे इसको डिस्पोज कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साथ में आसान भी हैं। तो आप देखो मेहनत कहाँ करनी है और कितनी करनी है। क्लियर है? ये तो नहीं है 2000, अब हमारे पास में ये है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, ड्रॉ ए सिंपल लेवल डायग्राम ऑफ द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन द ए डीसी मोटर। अब उसका क्या काम है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ द एसी ओवर डीसी, एसी का एडवांटेज बताइए डीसी के ओवर पे। ठीक है, तो वो चीज़ आपसे पूछा गया है, सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक बार झाँक लेंगे क्या है, यहाँ से पूछा हुआ नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं 2014 का पेपर, और वहाँ पे ये वाला पूछा गया। देखो, वाई इज द कलर रेड यूज एज द साइन ऑफ द डेंजर। ठीक है, डेंजर के साइन के लिए इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है इसका डेविएशन क्या होता है, कम होता है, सीधे आंखों पे पड़ती है। व्हाट अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, नेम अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट डू नॉट चेंज व्हेन द वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजें तो प्रॉपर्टी के बारे में बताओ कि वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो कितनी बार पूछा गया। और ये न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द, हाँ कितनी, अब देख लो पूरा सवाल देख लो, पूरा सवाल देख लो। एन इलेक्ट्रॉन इमीटर मस्ट हैव डैश वर्क फंक्शन एंड डैश मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों ये वाला सिलेबस में नहीं है, हम फिर बता रहे हैं सिलेबस में नहीं है। इमीटर वाला जो क्वेश्चन है कैथोड रे एनोड रे, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसका आंसर यहाँ दे रखा है, तो मर्जी तुम्हारी, आंसर देखना तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है साउंड से, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये दे रखा PQR दे रखा, विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस द लाउडर साउंड एंड वाई। ठीक है, कौन सा वाइब्रेशन ज़्यादा तेज या लाउड साउंड करेगा, क्यों करेगा। द साउंड ऑफ द विच स्ट्रिंग विल हैव द मैक्सिमम श्रीलनेस। क्या होता है श्रीलनेस, स्टेट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द P एंड R। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखो यहाँ पे। अब ये सवाल अगेन, द रजिस्टर ऑफ 4 ohm एंड 6 ohm आर कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द सेल टू ड्रॉ इतना करंट फ्रॉम द सेल। सेल से सवाल है, आगे देखो, ड्रॉ लेवल सर्किट डायग्राम। अच्छा, ये इस अरेंजमेंट का आप सर्किट डायग्राम बना लोगे, कैलकुलेट द करंट। अब हर रजिस्टर का आप, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो हर रजिस्टर से आप निकाल लोगे ओमिक रजिस्टर क्या है, डिस्कस करके आए। 2 कॉपर वायर आर द सेम लेंथ बट वन इज द थिकर एंड द अदर, विच विल हैव द मोर, किसका रेजिस्टेंस, भाई लेंथ सेम है पर एक मोटा है एक पतला है। क्लियर हो, मतलब अब जिसका मोटा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो पतला है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। विच वायर विल हैव द मोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब कॉपर का वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है। यहीं पे क्वेश्चन आपको क्या किया, फंसा दिया। देखो ये आप समझ जाओगे, वाई डू वी प्रिपेयर अरेंजमेंट ऑफ द सेट बी ऑफ द, ये क्वेश्चन आप पढ़ के इसको समझ जाओगे, फ्यूज से पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सुनो, 9 नंबर का सवाल आपके पास में जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, देख लो। हीट एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट इतना। अच्छा, द आइस इज कन्वर्टेड, आपसे क्या मांगा गया है, मांगा ये गया हाउ मच टाइम विल द, ठीक है कैलोरीमेट्री का सवाल है ना, सेम ये चीज़ दे रखा है। स्टेट एनी टू मेजर टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द ग्रीन हाउस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऐसा है ना जो जियोग्राफी का भी टॉपिक है, तो एक बार देख लोगे तो बन जाएगा। हाँ लेकिन रिपीट हुआ है। नेम द 2 फैक्टर ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड। जो सेकेंडरी कॉइल है ना उसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्टेट इन डायरेक्शन बताना है करंट का। हाँ, A से B और B से A से B, यानी कि इधर से करंट आएगा या इधर से करंट आएगा। ओके, अब मोशन इस तरफ दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए न्यूक्लियस Na इमिट द बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पे बीटा पार्टिकल होगा तो उसका सिंबॉलिक इक्वेशन बना दो। व्हाट आर द नंबर 24 एंड 11 कॉल्ड, मतलब 24 और 11 को हम क्या बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द मैग्नीशियम, अच्छा इसका जनरल नेम क्या है, ठीक है, ये आपका पूछा नहीं जाएगा। ओके, मतलब ये जो 2014 का क्वेश्चन पेपर है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। क्यों लग रहा है ट्रिकी मालूम है, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आपको लैंग्वेज भी पकड़ना होगा। ये 2015 का है। चलिए 2015 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे नहीं है हमारे पास में, इस तरफ है ये वाला, देखो अब समझ जाओ। यहाँ पे बोला गया ऋषि इज सरप्राइज्ड व्हेन द सी वाटर बॉइलिंग इज द 115 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ कंटेनर, गिव रीजन एज टू वाटर बॉयल एट द अबव टेम्परेचर। क्या कारण है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया इसका मतलब वो वाटर इम्प्योर है, यही ना मतलब है, मतलब इम्प्योर वाटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और बाकी आपका जो ये आंसर, अच्छा ये इसका आंसर पता है यहाँ क्या दिया हुआ, बोला गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एट विच, अब घंटा ना प्रेशर, हम सीधा जानते हैं इम्प्योरिटी जगह मिला देंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। देखो
वाई डज द करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड रेस्ट अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्यों करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, कितना देख लो ये सवाल कितनी बार पूछा गया, अलग अलग डायरेक्शन ही तो है, करा देंगे करा देंगे। ठीक, आगे सुनिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ द साउंड लेवल इन द टर्म ऑफ द डेसिबल फॉर द ह्यूमन हियरिंग। हम लोग सुनेंगे जो आवाज़, उसका जो सेफ हियरिंग है उसके बारे में आपसे पूछा गया, तो वो आपको बताना। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इन द रिलेशन टू इट्स वेव फॉर्म। ठीक है, सेम ये देखिए। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला पढ़ो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, पिछले 55 मिनट से कंटिन्यू आपके बोर्ड्स का पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों स्मार्ट वर्क करने का यही एक तरीका है कि पिछले 5-7 साल के पेपर को आप खंगाल लो। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। रिपीट करने का स्टेटमेंट चेंज होगा, अगर रिपीटिंग क्वेश्चन है तो उसका स्टेटमेंट चेंज होगा, पर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। रेजोनेंस कितनी बार आ गया है, उससे रिलेटेड कितना है, मतलब रेजोनेंस का टॉपिक पकड़ो तो उससे रिलेटेड हर चीज़ देख लो। किताब में 5-6 लाइन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड 1 पेज होगा। आप ये समझो, किस्मत अगर बहुत अच्छी रही तो जितने क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करा लिए जाएंगे। आई प्रॉमिस, आप चिंता मत करो, हम सारे टॉपिक्स को कवर करा लेंगे, कौन सा क्या है क्या नहीं है, मतलब भर का तो हो जाएगा। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि सर मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत ख़राब किया है, बस मेरा ये जो काम है ये काम है आपका एनालिसिस करवाने का, केवल देखते जाओ बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला गया है। नेम द डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज अ जनरेटिंग स्टेशन। वोल्टेज बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना? एट ट्रांसफार्मर का करते हैं। एट व्हाट फ्रिक्वेंसी इन एसी सप्लाइड टू रेसिडेंशियल, किस एसी करंट को किस फ्रिक्वेंसी पे लेके जाया जाता है मालूम है ना? क्लियर हो? तो एसी करंट को देखो, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 3 ये 2, अच्छा यहाँ दिया हुआ 2, ठीक है, ये तो याद रखना। 50 हर्ज पे लेके, भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ पे 50 हर्ज पे लेके जाया जाता है। हमको लगा नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। नेम द वायर, अब ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द करंट, अब ये ओम्स लॉ है, पर कैसे दिया हुआ सवाल देखो, स्टेटमेंट देखो, केवल मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट देखो कैसे दिया हुआ है। क्लियर? व्हाट डज द स्लोप, भी आई का स्लोप कैसा होगा? नेम द मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग द कनेक्टिंग वायर, बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा आगे देख लो, ये आपको यहाँ पे ये सब कनेक्ट करके दिया गया है। ये 2 रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है, ओके, 0.8 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है। तो बोला गया व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द एमीटर में, रीडिंग कितनी होगी? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये सवाल ये आना तो नहीं चाहिए, पर अगर आ जाएगा तो हम आपको क्या करेंगे बता देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। क्लियर? इसको हम लोग करेंगे। ओके, आगे सुनो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। नेम अ गैस कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर मेक्स द इफेक्टिव कूलेंट, किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वाटर इन द लेग्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री, ओके। नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज द वेस्ट, मतलब ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है जो कि पीछे पूछा हुआ है, आप सोच के देख लो। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहने वाला है बोर्ड्स में। क्लियर? इससे बाहर कुछ भी बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, ये जस्ट एनालिसिस है, आपको कंप्लीट देखना है। आप देखो देखो बच्चों, ये हमारे पास 2016 का क्वेश्चन पेपर है। स्टेट टू वे बाई विच द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज, कैसे बढ़ा सकते हैं? 2 मेथड बताना। नॉइज पॉल्यूशन, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, नॉइज पॉल्यूशन क्या है? अब भी आई का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आपसे बताना है, यहाँ पे गिव रीजन देना है, ठीक है, अब जो है वो दे देना, आप क्वेश्चन केवल देख लो, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड ऑफ द गुड, ये इमीटर वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेकिन पूछा बार बार जा रहा है। एन एलिमेंट इतना डीके टू इतना आफ्टर इमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा पार्टिकल, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विल देयर बी एनी चेंज इन द नेचर ऑफ इट्स रेडियोएक्टिविटी, मतलब अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो क्या रेडियोएक्टिविटी पे कोई चेंज होगा? गिव अ रीजन, अब अपने स्टेटमेंट में रीजन दो। विच कॉइल ऑफ द सेटअप, अच्छा ट्रांसफार्मर है नहीं इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब यहाँ पे फ्यूज वायर के बारे में देख लो जल्दी से क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे इस सेक्शन में तो नहीं है, और यहाँ देखो
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ द मिक्सचर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू इट, इसका दूसरा नाम क्या, नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज बेस्ड, अच्छा किस नियम पे है। आगे ये दोनों सवाल पता है रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इस तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा ही गया है। हाँ, सो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। और अगला हमारे पास में निकल के आ रहा है, नेम द वेव यूज फॉर द इको, इको के लिए कौन से वेव का इस्तेमाल किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक या गिव वन रीजन फॉर द, ठीक है। वाई आर द वेव्स मेंशन द नॉट ऑडिबल, याद आ गया ना, रिपीटेड है। व्हाट इज एन इको, रिपीटेड है। स्टेट टू कंडीशन फॉर एन इको, क्या ही अब हमको बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। आगे सुनो, ये सवाल भी विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ना। टू विच वायर ऑफ द केबल ऑफ द पावर सर्किट शुड बी मेटल केस ऑफ द गीजर बी कनेक्टेड, मतलब टू विच वायर ऑफ द केबल इन अ पावर। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे सर्किट शुड द मेटल केस ऑफ द गीजर बी कनेक्टेड, मतलब किस वायर से उसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टू विच वायर शुड द फ्यूज बी कनेक्टेड, फ्यूज को किससे कनेक्ट करते हैं, तो लीव वायर से करते हैं। इसको किससे कनेक्ट करेंगे, तो अर्थ वायर से करेंगे, ताकि पता मेटल का केस वहाँ पे बोला गया, मेटल केस ऑफ द गीजर, गीजर का जो मेटल केस है उससे कौन से वायर को कनेक्ट करेंगे, तो अर्थ वायर को, ताकि एक्स्ट्रा जो चार्ज है ना वो क्या हो, सप्लाई हो जाए अर्थ में, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर स्टेशन, ओके। एट व्हाट वोल्टेज ऑफ इज द करंट, मतलब ये पता वो है ना हाउस होल्ड सर्किट वाला सवाल है, ये देखो न्यूमेरिकल वही है, वैसा ही कुछ न्यूमेरिकल है, आसान है। 2017 का ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास में, ये भी देख लो जल्दी जल्दी। रिफाइंड हीट कैपेसिटी, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया व्हाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पैन जनरली मेड थिक, क्यों बनाया जाता मोटा। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता है। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा गया है, कंटिन्यू तो यही पूछा जा रहा है। ये देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ द रेजिस्टेंस इतना, ड्रॉ द करंट इतना, कैलकुलेट द पावर, ठीक है। स्टेट द कॉज ऑफ द एनर्जी लॉस, ट्रांसफार्मर जो एनर्जी लॉस होती है वो किस कारण से होती है, तो अब ये क्वेश्चन तो है नहीं ना, सिलेबस में है नहीं ना ट्रांसफार्मर, फिर भी। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड थर्मोडायनेमिक इमीटर, ये भी टॉपिक नहीं है लेकिन पीछे से करते आ रहे हैं। स्टेट टू फैक्टर अपॉन विच द रेट ऑफ द इमिशन, ठीक है। व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड्स टू बी रेडियो एक्टिव, कब हो जाएगा, जब उसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आएगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा तब। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया हाउ इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन प्रिवेंटेड इन द कैलोरीमीटर, कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है, ओके। आगे सुन लो यहाँ पे, नेम द रेडिएशन विच आर ऑब्जर्व बाय द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये भी, ये क्वेश्चंस भी मतलब अगर देखना है तो देख लो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मतलब करीब करीब 2022 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 2021 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, सो मतलब 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो वो इनकम्प्लीट हुआ था, पूरा नहीं पेपर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, नेम द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस, मेटेलिक बॉडी से कौन सा वायर कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है अर्थ वायर, अर्थ वायर का आपको कलर कोड बताना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डुअल कंट्रोल स्विच, इसका डायग्राम आपको बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, एक नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है। टू विच वायर ऑफ द केबल इन द पावर हाउस शुड बी द मेटल केस ऑफ द गीजर बी कनेक्टेड, अगेन अर्थ वायर, रिपीटेड है, इसके पिछले साल ही हुआ है। टू विच वायर शुड बी द फ्यूज, फ्यूज को किससे कनेक्ट करते हैं, लीव वायर से, रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन ये, ठीक है। मतलब सोच के देखो क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं फिजिक्स में। आगे सुनो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द, ये कैथोड रे पे तो है ही नहीं। अब व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, वाई दे डू नॉट लीव द मेटल सर्फेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उतनी उनके पास एनर्जी नहीं होती है, मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीटेड है, ठीक। अब 2018 का मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, और ये आखिरी बचा हुआ मेरे पास में, देखो एक सवाल तो ये दिया हुआ है, हाँ, और एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी द टू साउंड वेव्स। अब इसका बताना आपको पता है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ किसका ज़्यादा है किसका कम है, आपको कंपेयर कर लेना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, इस सबका अरेंजमेंट, उसके बाद कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन तो इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। पर मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आधे से ज़्यादा सवाल सिलेबस में, जैसे ट्रांसफार्मर नहीं है, फ्यूजन नहीं है, फिजन नहीं है, फिर भी आसान है ये वाला, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पे देखो, हाउ कैन ए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्टेड इन द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको पता है 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 273, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन आप देख लो, आसान है, ठीक है। क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से हैं, किस तरह से हैं। ये देख लो, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सेम अगेन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, आपसे बोला गया फ्यूज इज रेटेड कैन इट बी द, अब यहाँ से आपको निकालना है न्यूमेरिकल सॉल्व करके, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो,
ठीक है। वाई इज़ द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द पावर सर्किट में क्यों चाहिए? तो ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, मालूम है, एक्सेस करंट को ये क्या करता है, रोकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। ओके, इसके बाद ये टॉपिक, ये वाला जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा देखो, इसमें डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। उसके बाद है ये वाला टॉपिक, और ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2018 का क्वेश्चन आप लोग देख चुके होगा, और यहाँ पे दिया हुआ पता है कहाँ से, ये वाला दिया हुआ कैलरीमेट्री से। इसके बाद अगर बढ़े तो मेरे पास अब पेपर बचा नहीं है, 2018 तक का ही क्वेश्चन बैंक है, यानी कि 2009 से हम लोगों ने शुरू किया, 2018 तक पिछले 10 साल का हम लोगों ने क्या किया, देख लिया कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नहीं। ये देखना आपके लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी था ताकि आपको मैराथन सीरीज क्या होगा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे बन गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको कवर करा लिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। कमेंट करके ये बता देना ये आपके लिए कितना यूजफुल रहा है, कितना नहीं, आप इससे कुछ कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।